नया चैप्टर है आज। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा जानकारी पढ़ाते हैं अपनी। तो अब हम क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा ये जानकारी जरूरी है। आप में से जो लोग फंक्शनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं उनको लगेगा कि रिपीटेशन हो रहा है कई सारी चीजों का, ऐसा लगेगा। और थोड़ा आप ही एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये विजिबिलिटी ठीक है, आपने कल देखा होगा, मुझे बाद में लगा कि ये काफी कम हो रही है। पहले पिछले बोर्ड के मुकाबले विजिबिलिटी इसमें कम है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है। आपका क्या अनुभव है, मैं ये जानना चाहूँ। सर इसमें थिकनेस का ऑप्शन होगा? थिकनेस का है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो थिकनेस का मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं देख रहा हूँ, उससे ज्यादा का 3 ही ऑप्शन है थिकनेस के। मैं तीसरा वाला जब दे रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम ये कर रहा है कि यहाँ पर फिर कर्सर नहीं दिखा रहा है। मेरे लिए देखने में दिक्कत हो रही है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। पहले आप 11 क्लास से समझिए। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये मेरा कर्सर कहाँ पर है, कहाँ से शुरू करना है। चलो अब ये यहाँ से आया तब अंदाज आया। अब दूसरा ये दिख नहीं रहा है। 11 क्लास में हम लोग जब करते थे बच्चों, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे दिख ही नहीं रहा है ये कहाँ पर है। अब ये थिकनेस बढ़ाने पे ये दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। दो वेक्टर हैं तो आप लोग उनके बीच के एंगल के बारे में बात करते थे। अब एंगल कहाँ लगा रहा था मैं, कहाँ लग गया, क्योंकि बिना देखे लगाना होगा। ये एंगल, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का सेंस तो बनता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसमें डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ए डॉट बी अगर लें, तो आप लोग जानते थे कि ए बी क्रॉस थीटा आता था। और हम लोग फिजिकल वेक्टर्स जब पढ़ते थे फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम समझ भी रहे होते थे, पढ़ भी रहे थे। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या आई, हमने अपने वेक्टर्स की जो दुनिया थी उसको काफी बड़ा बना दिया। और हमने वेक्टर्स का ही एक पूरा स्पेस डेवलप कर दिया जिसको आप लोग वेक्टर स्पेस कहते हैं। और आपने ये भी बताया कि ये वेक्टर्स क्या क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ये भी हो गया था। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मुझे दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर पतला करूं, वो वही आएगा। लेकिन इस बार मुझे पता तो चलेगा कि कर्सर जा कहाँ रहा है। यस सर। दिक्कत ही हो जा रही है मेरे लिए। देखता हूँ, नहीं तो आज इसको हटा के कोई दूसरा बोर्ड अगर थोड़ा बेहतर विजिबिलिटी का होगा तो दिन में ट्राई करूंगा। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि भाई जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो अब ये पूरा स्पेस हो गया है। जैसे फिजिकल स्पेस होता है हमारा, एक यूनिवर्स हम लोग कहते हैं, मल्टीवर्स मेटावर्स जितने सारे हैं, लोग बोलते रहते हैं कि यूनिवर्स ही है या मल्टीवर्स है। तो इसीलिए फेसबुक ने अपना नाम भी मेटावर्स के नाम पे मेटा रखा है अभी हाल ही में। पहले वो ये तय कर रहे थे कि मेटावर्स रखें या मेटा रखें। फिर पूरा एक स्पेस डेवलप किया और आपने बताया कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की। ये प्रॉपर्टीज जो भी सेटिस्फाई करेंगे उनको हम वेक्टर कह देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन भी आ गया, डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कलेक्शन भी आ गया, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का कलेक्शन भी आ गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज भी आ गए। ये भी सब वेक्टर स्पेस बनाने लगे हैं। अच्छा, तो फिर आपने वेक्टर के नोशन को जनरलाइज कर दिया। सरल शब्दों में कहें, जो वेक्टर का सेंस था वो आपने जनरलाइज किया, ठीक हो गया। अब अगर आपने वेक्टर का नोशन जनरलाइज किया तो वेक्टर से जुड़ी हुई बाकी चीजों को भी जनरलाइज करना पड़ेगा आपको।
तो वो क्या क्या है, और वेक्टर से जुड़ी हुई बाकी चीजें क्या क्या होनी चाहिए जनरलाइज। एक तो वेक्टर के बीच का एंगल था, तो एंगल को जनरलाइज करके जो बोलेंगे वो बोलेंगे क्या। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने नया ले लिया नाम, उसको कहते हैं हम लोग इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट क्या है कोई पूछे तो कहेंगे जो एंगल का सेंस था उसमें आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते थे। डॉट प्रोडक्ट को कई लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। तो स्केलर प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन जिससे एंगल पता लगता था वो ये है। ए डॉट बी जो था वो तो फिजिकल वेक्टर्स थे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच से एंगल का सेंस बनता है। लेकिन एक कंटिन्यूअस फंक्शन ये है और एक कंटिन्यूअस फंक्शन ये है, इनके बीच एंगल का सेंस क्या बनता है, क्योंकि एंगल तो हमने लाइनों के बीच पढ़ा था। अच्छा ये तो फिर भी चलो कर्व है। जब आप सीक्वेंस लेते हैं वो तो एक फंक्शन है, वो भी फंक्शन ही है लेकिन सीक्वेंस, लेकिन उसके जो टर्म्स हैं आपने पढ़ा भी होगा। तो प्रॉब्लम उठती है कि इन जगहों पर आप एंगल का नोशन, दो सीक्वेंस के बीच एंगल का क्या मतलब बनता है। तो फिर हम आज इनर प्रोडक्ट को ही जनरलाइज करेंगे। उसके बाद बच्चों ऐसे ही आपने एक चीज और पढ़ी थी वहां, जब वेक्टर आप पढ़ते हैं तो वेक्टर की लेंथ का नोशन आता है। वेक्टर की लंबाई कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप लोग ये दे देते हैं। तो जो वेक्टर की लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड को बताती है, अमाउंट को बताती है। तो हम लोग यहाँ पर जब जनरलाइज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ भी कोई नई चीज चाहिए, तो हमने यहाँ नॉर्म डिफाइन किया। तो जो आप लोग नॉर्म ऐसे पढ़ते हैं वो नॉर्म उस लेंथ का जनरलाइजेशन है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा बेसिक चीज इनर प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स लेते रहूं, उसका जनरलाइजेशन किया। तो यहां पर बच्चों आता है उसी का जनरलाइजेशन, उसको हम मीट्रिक कहते हैं। क्योंकि आप डिस्टेंस डिफाइन कैसे कर रहे हैं फर्क इससे पड़ता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं लीनियर उनको बता दूं कि मीट्रिक तरह तरह से डिस्टेंस से ली जाती है, उसकी भी अपनी खासियत है, वो अलग से एक चैप्टर है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनर प्रोडक्ट अगर है तो वो हमेशा एक नॉर्म को इम्प्लाई करेगा। इनर प्रोडक्ट इंप्लाइज नॉर्म, नॉर्म इंप्लाइज मीट्रिक, मीट्रिक इंप्लाइज टोपोलॉजी। तो ये पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि हो सकता है सब लोग ना पढ़ रहे हो उस समय, तो जब भी याद रखिएगा बेसिक चीज इनर प्रोडक्ट है। किसी भी कंपटीशन के लिए भी इनर प्रोडक्ट है तो नॉर्म जरूर होगा। नॉर्म है तो नॉर्म हमेशा किसी न किसी मेट्रिक को, लेकिन कई मेट्रिक हैं जो किसी भी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होते। और मीट्रिक अगर है मीट्रिक स्पेस तो वो हमेशा टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। और इनमें से कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, इन चारों में सही है। तो अब आप समझिए इन चारों की लोकेशन आगे पीछे बदल के मैं चार ऑप्शन बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो बाकी तीनों को समझने के लिए बच्चों, इन तीनों को समझने के लिए जो गंगोत्री है, जो रूट है, वो इनर प्रोडक्ट है। इसे समझना बहुत जरूरी है। और इनर प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को समझना या वेक्टर्स का ऑर्थोगोनलाइजेशन कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये वाला सेक्शन मैं कवर करूंगा इसमें कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए रिपीटेशन हो सकता है। अब आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहेंगे, अटेंड करें या ना करें। अब लेकिन मैंने तो ये मान के चलना है कि बच्चों को पहली बार पढ़ा रहे हैं। तो दो वेक्टर्स का बेसिकली इनर प्रोडक्ट का मतलब समझिए कि हम 11th-12th का वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन समझ रहे हैं बस। तो अब मैं आपको यहां से हेडिंग डाल रहा हूं, मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ही डिफाइन कर रहे हैं एक तरह से। लेट x and y be two कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं एन वेक्टर्स। एन वेक्टर आप लोग जानते हैं एन टपल्स की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, रिटन एज, हम इनको मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर की तरह कहेंगे, रिटन एज, मैं लिख भी देता हूं कॉलम वेक्टर्स, आप लोग कंफ्यूज में ना रहे, तो इसलिए मैट्रिक्स हम बार बार पढ़ाएंगे अभी, कॉलम वेक्टर्स। तो एक बार कॉलम को लिख लो, सपोज, जगह लगेगी कोई बात नहीं, सपोज मेरे पास एक कॉलम वेक्टर ये है, मान लेता हूं ये x1 है, ये x2 है और ये xn है। ऐसे एक वेक्टर n टपल्स में लेना है, लेकिन कॉलम वेक्टर के तौर पर लेना है। मान लेते हैं ये y1 y2 yn है, दो कॉलम वेक्टर हैं आपके पास, मतलब मैट्रिक्स में दो कॉलम है, तो इनका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा अब ये बताना है। नाउ inner product of x and y is defined as x and y। इनर प्रोडक्ट बच्चों हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे, मैं ऐसा सिंबल बना रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई किताबों में केवल ब्रैकेट में लिखा जाता है x, y, लेकिन अब ऐसे लिखने में ना बहुत कंफ्यूजन है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसलिए पहला वाला सिंबल मुझे लगता है थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप जब x और y हैं और इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा x1 बार टाइम्स y1 प्लस x2 बार टाइम्स y2 प्लस एंड सो ऑन xn बार टाइम्स y। ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ऊपर, ड्रॉ करिएगा, तो कॉम्प्लेक्स में ये है। अगर आप रियल में करते तो कंजुगेट का कोई मीनिंग नहीं होता, तो फिर क्या आता है यहां पर, एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट लेते तो सर x1 y1 प्लस x1 x2 y1 y2। in the field of real numbers x और y का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा x1 y1 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn yn। बेसिकली ये x और y का डॉट प्रोडक्ट जैसा हो गया, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट और भी हो सकते हैं, जैसे मीट्रिक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये यूजुअल मीट्रिक भी मीट्रिक है जो नॉर्मली हम दूरियां लेते हैं जैसे, तो आप लोग यहां पर अब मैट्रिक्स के सेंस में गौर करिएगा, ये जो x था ये कितने बाई कितने का है, n/1, ये n/1 है, और ये भी ये n/1। भी n/1 है। तो क्या मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए था कि इनका इनर प्रोडक्ट बेसिकली x थीटा टाइम्स y है मैट्रिक्स फॉर्मेशन में। x का ट्रांसपोज लीजिए, कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ले लीजिए सबका, x1 बार x2 बार पहले, अब ट्रांसपोज लेंगे तो बच्चों ये n/1 जो होगा 1/n बन जाएगा, 1/n और n/n फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मैंने जगह छोड़ी थी पिछले पेज में, इसीलिए यहाँ पर नीचे ठीक आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक एक्स और वाई का जो बेसिकली इनर प्रोडक्ट है दो कॉलम वेक्टर्स का, वो पहले का ट्रांसपोज इनटू वाई है, और ये 1 by 1 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 80 एलिमेंट आएगा, यही वाला जो राइट साइड इक्वेशन 1 में आया हुआ है। क्या आप सभी लोग समझ पाए? मैट्रिक्स के साथ दो कॉलम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट का मतलब पहले का कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू दूसरा कॉलम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली वो 1 by 1 का आपका बनेगा, क्योंकि पहला 1/n था एक्स थीटा, दूसरा n/1 है, तो 1/1 मतलब 80 एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड होगा। क्या मैं समझा पाया आप सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैट्रिक्स नोटेशन में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फील्ड में डिफाइन करना हो तो इक्वेशन 1 को ले लीजिए या सबसे नीचे वाली लाइन को ले लीजिए, और अगर यही काम आपको रियल में करना हो यहाँ पर तो आप कहेंगे इसको और ये एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ये एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कंजुगेट का मीनिंग नहीं है, तो रियल फील्ड था, तो आपने इसको इस तरह से दिखा एक्स टी फॉर ट्रांसपोज टाइम्स वाई। तो रियल में और कॉम्प्लेक्स में दोनों में इनर प्रोडक्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक। अब चूंकि आप डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो आपने कहा कि इसको हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे, तो सवाल ये उठेगा कि किसी को भी इनर प्रोडक्ट कह सकते हैं या इनर प्रोडक्ट की भी कोई बाउंड्री है कि भाई जो इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसी को इनर प्रोडक्ट कहेंगे? तो जाहिर सी बात है हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मैं अब आप लोगों को इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूं, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो जो बीएससी के बच्चे हैं मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि लीनियर अलजेब्रा पे फोकस जरूरत से ज्यादा रखिएगा और ग्रुप थ्योरी पे भी, इतना काफी होता है। अगर आप एमएससी फिजिक्स भी करेंगे तो आपकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, इतना काफी है। फिजिक्स समझने के लिए भी आपको मैथ्स पे अच्छी कमांड चाहिए। एमएससी फिजिक्स के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छी आनी चाहिए, रियल एनालिसिस बहुत अच्छी आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली मैट्रिक्स वाला काम आपको अच्छा आना चाहिए। फिर आपको क्वांटम हो या बाकी हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप मेरी तरह 8 साल के बाद टाइम बर्बाद करने के बाद घूम घाम के मैथ्स में ही आएंगे, और फिर मैथ समझने के बाद सोचेंगे कि अब तो फिजिक्स भी आई जाती। तो मेरा 8 साल पूरा मैंने बर्बाद किया, तो 98 में बीएससी के बाद 8 साल बर्बाद हुआ, इसलिए मेरी एमएससी 2001 में हुई, तो 1.5 एमएससी हो गई, आधा फिजिक्स भी हो गया। सपोज एक्स वाई जेड or any three complex n vectors and कोई k है और वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, इसको कर रहा है, देन तो फिर आपको इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे बताना है। पहली प्रॉपर्टी कि आप कहेंगे कि भाई ये सब सेटिस्फाई होनी चाहिए, इनर प्रोडक्ट तभी कहेंगे उसको। किसी भी नंबर का खुद के साथ अगर इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब आप कहेंगे अच्छा नॉन नेगेटिव तो आप कह रहे हैं इसमें जीरो कब होगा, और तो मैं ये बता दूं एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ये तभी हो सकता है जब
मतलब ट्रिसिटा खुद के साथ आप ऐसे समझिएगा, ट्रिस्टा डॉट प्रोडक्ट में समझिएगा प्रैक्टिकली। कोई वेक्टर है जो अपने परपेंडिकुलर होता है? नॉन जीरो वेक्टर तो कभी नहीं हो सकता कि कोई नॉन जीरो वेक्टर है और अपने ही परपेंडिकुलर है। क्या ये संभव है? नो सर। नो सर। ठीक बच्चों, जीरो वेक्टर जिसको आप लोग बोलते हैं वेक्टर्स पढ़ाते समय 11 12 का ही सोचिएगा, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, वो तो ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है उसकी? सर आर्बिट्ररी। वेरी गुड, आर्बिट्ररी, वो आपकी इच्छा है जहां को लेना हो। तो ये लाइन कह रही है कि जीरो वेक्टर को खुद के परपेंडिकुलर माना जा सकता है क्योंकि खुद के साथ उसका इनर प्रोडक्ट या सरल शब्दों में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो अगर कभी पूछा जाए क्या ऐसा संभव है कि कोई वेक्टर अपने ऑर्थोगोनल है, तो आप जवाब देंगे कोई नॉन जीरो वेक्टर के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जीरो वाला ट्रिवियल केस है क्योंकि उसकी डायरेक्शन कहीं को भी ली जा सकती है, और उस केस में कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कई बार पूछने लायक। बाकी बच्चों को भी समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। तो बच्चों इनर प्रोडक्ट कभी भी निगेटिव नहीं होता, मतलब इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यहां पर आप गौर करिएगा, डॉट प्रोडक्ट में और इनर प्रोडक्ट में थोड़ा अंतर है। क्या ए डॉट बी निगेटिव हो सकता है? बारहवीं क्लास में पूछ रहा हूं मैं, ए डॉट बी निगेटिव हो सकता है बच्चों? यस सर। यस सर। ए डॉट बी अगर आप लेते हैं तो आप ए बी क्रॉस थीटा कहते हैं, ठीक हो गया। ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, तो बेसिकली सारा दारोमदार क्रॉस थीटा पे आ गया। अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच है, 0 से पाई बाय 2 में लेते हैं तो क्रॉस पॉजिटिव होगा। थीटा ठीक पाई बाय 2 ले लोगे तो ये 0 आ जाएगा, और अगर थीटा आप पाई बाय 2 से पाई में ले लेते हैं तो क्रॉस थीटा नेगेटिव भी आता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उस समय डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या आप इनर प्रोडक्ट को कभी नेगेटिव लेते हैं? सर। नो सर। तो कभी किसी ने पूछा कि ठीक है डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन सेंस है, इनर प्रोडक्ट है, लेकिन क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डॉट प्रोडक्ट में तो है और इनर प्रोडक्ट में नहीं है? तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप इनर प्रोडक्ट जब डिफाइन करते हैं तो नेगेटिव नहीं लेते कहीं पर भी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, कभी भी इनर प्रोडक्ट एक्स और वाई का अगर लें तो वो उतना ही होगा जितना वाई और एक्स्ट्रा लें और फिर कंजुगेट ले लें। तो एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट और वाई और एक्स्ट्रा लेंगे तो कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मीनिंग समझते हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स में? कंजुगेट मतलब कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ बच्चों? सर इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, उसको सरल ज्योमेट्रिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो तो सभी जानते हैं आई थी जो माइनस आई ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं जैसे एक पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट जेड है, जेड का मतलब मान लो एक्स प्लस आई वाई, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बच्चों ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, प्लेन मिरर, तो आप जानते हैं ना कि मिरर में जितना ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी उतना ही दूर होती है। यस सर। यस सर। यस सर। इमेज जो होगी उतना ही नीचे बन जाएगी, उतना ही नीचे मतलब जो y ऊपर को है उतना ही नीचे, तो इसको माइनस वाई कह सकता हूं या नहीं? यस सर। यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर? अब जो x, y थे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, अब क्या हो जाएंगे?
x minus i x y. comma minus y. तो x माइनस आई वाई, आप इसे जेड बार बोलते हैं, जेड कंजुगेट, अगर उसे जेड माने तो किसी नंबर के कंजुगेट का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली? इमेज ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर आप जेड बार की इमेज लें तो फिर तो दोबारा जेड आ जाता है, मतलब अगर जेड बार पे ऑब्जेक्ट रखा है तो जेड पे बनेगा। तो बच्चों जब ऑप्टिक्स हम पढ़ाते हैं ना, ऑप्टिक्स, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट और इमेज को लेते हुए हमने कई सारे फॉर्मूले डिराइव किए होते हैं, लेंस, मिरर। वहां एक चीज ध्यान रखिए, ऑप्टिक्स में सिमेट्री बहुत ज्यादा होती है। यहां पर ऑब्जेक्ट है तो वहां पर इमेज होगी। अगर कोई पूछे क्या कन्वर्स सही है, हर जगह कन्वर्स लगा दो ना, जहां इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट वहां रखूं तो 100% होना चाहिए कि जहां पहले ऑब्जेक्ट था वहां पर इमेज बनेगी। उल्टा भी सही है, ऑप्टिक्स में सिमेट्री है, बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्ट जहां रखा है फिर इमेज बनी, अब उल्टा कर दो तब भी सही आएगा। तो ऑप्टिक्स पढ़ाते हुए नजरिया बदल जाता है, बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। कई बार तो सवाल ऐसे कर लेते हैं कि उल्टा रख लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आप लोग, अब आप ये सोचिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ही हो तो वो मिरर पे ही हुआ ना। आप कोई निडिल होती है सुई, वो अपने घर पे मिरर पे ही रख के देखिए, छोटी सी चीज, तो उसकी इमेज भी मिरर पे ही बननी चाहिए नहीं कंसेप्चुअली। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होता है बच्चों, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? Zero. 0. 0. जीरो। तो अगर आप ये कहते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर उस समय जेड और जेड बार बराबर होते हैं या नहीं? Yes, sir. आप इसको लॉजिक समझिए बच्चों, इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट बराबर है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब वो प्योरली रियल हो। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, मतलब वो एक्स एक्सिस में हो ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स में ये बहुत बड़ी अच्छी बात है बच्चों, कई बार क्या होता है वहां के बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं, बहुत सारा जेड, जेड स्क्वायर पर जगह भरा होता है, लेकिन अगर उसके कंजुगेट को उसी के बराबर आपने प्रूफ कर दिया तो एक्चुअल में आपने प्रूफ कर दिया कि जो अंदर भरा हुआ मटेरियल है ना पूरा, ये प्योरली रियल है। आपने ये प्रूफ कर दिया क्योंकि प्रॉपर्टी थी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट बराबर होने कब होता है। तो ये बहुत काम की चीज प्रॉपर्टी है, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन होते हैं और प्योरली रियल प्रूफ करना पड़ता है कई बार। क्या ये समझ पाए आप लोग? यस सर। अच्छा, लेकिन गॉस जैसे दिग्गज थे जिन्होंने ये भी बताया अगर आपके पास मिरर स्पेरिकल हो, ऐसा मिरर हो स्पेरिकल, तो ऑब्जेक्ट अगर ए पर है तो इमेज कहां बनेगी मालूम है किसी को? अब मैंने आपके ये वाले नहीं लिए हैं, ये थिन लेंसेज हैं बहुत ज्यादा, ये वाले, ये टाइप, इनकी थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं हम, होती तो नहीं है मान लेते हैं। मेरे पास स्पेरिकल मिरर है, ऐसा है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी कोई बता सकते हैं? ऐसा पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है, कहने में भी दिक्कत है। इसकी इमेज बाहर बनेगी बच्चों, बाहर बनेगी इनवर्स पॉइंट पे।
रही है मेरी आवाज? यस सर। Yes, sir. नेट चले गया था, मैं बोलता रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आया काफी देर तक। अच्छा, तो मैं इनवर्स पॉइंट्स की बात कर रहा था। मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि क्या आप लोगों ने इनवर्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है? No, sir. अच्छा, तो बच्चों ये इनवर्स पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया 8 पॉइंट ए मान लो 8 बी। तो अगर ए और बी की जो सेंटर से दूरी है उनका प्रोडक्ट आर स्क्वायर हो, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो ए और बी इनवर्स पॉइंट्स कहलाएंगे। तो अब इसमें खास बात क्या है कि क्या ए और बी दोनों अंदर हो सकते हैं? सोचिएगा, अगर ए और बी दोनों अंदर होंगे तो ओ ए और ओ बी दोनों आर से कम होंगे। तो क्या ओ ए अब इंटू ओ बी आर स्क्वायर बराबर हो सकता है फिर? सर आप व्हाइट बोर्ड पे नहीं गए? व्हाइट बोर्ड पे तो हूं मैं, शेयर नहीं हुआ क्या? नो सर। नहीं नहीं, मैं गया था, मैं दोबारा जाता हूँ। मैंने शेयर भी किया था, पता नहीं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब हो रहा है? No, sir. नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर।